नमस्कार दोस्तों, जनता स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूंगा इस चैनल के अंदर वो आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो आइए देखते हैं सीईटी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कि एनआरए आपको दिखाई दे रहा है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, जो कि राष्ट्रीय एजेंसी भर्ती क्या करवाती है, एक एग्जाम करवाएगी सीईटी के नाम से। जैसे कि आप क्या होता है कि जैसे कि आप किसी एग्जाम को देने के लिए जाते थे पहले के समय में, जैसे कि एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ठीक है। आरआरबी का जो एग्जाम होता है, एनटीपीसी वगैरह तरह तरह के जो एग्जाम होते हैं वो एग्जाम आप देने के लिए जाते थे, और या फिर बैंक के एग्जाम देने के लिए जाते थे। तो उसमें क्या होता था कि आपका जो एक नाम होता था आरआरबी के नाम से देने के लिए जाते थे, प्री का एग्जाम देते थे ना, तो वो एसएससी के नाम से, यानी कि एसएससी का हम प्री का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, या आरआरबी का प्री का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, या बैंक का प्री का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। अब क्या हो गया कि अब जो एग्जाम होगा, प्री का एग्जाम होगा, वो सीईटी के नाम से होगा, ठीक है। इन तीनों का, एसएससी हो गया, आरआरबी होगा, आईबीपीएस हो गया, इनका तीनों का होगा एक सीईटी के नाम से होगा जो एग्जाम होगा, ठीक है। तो जो कि कंडक्ट करवाएगी ये एजेंसी करवाएगी, एनआरए यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करवाएगी एक एग्जाम सीईटी के नाम से। अब जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, अब आपका जो भी एग्जाम होगा वो एक होगा, नाम से होगा सीईटी का नाम, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से होगा, ठीक है। ये एक एग्जाम का नाम है, ठीक है, ये एक एग्जाम का नाम है। तो अब जब भी आप देने के लिए जाओगे एक सीईटी के नाम से देने के लिए जाओगे। अब आप देख रहे होंगे कि ये एग्जाम कब से स्टार्ट होगा। जैसे कि आपने कई तो एग्जाम भर दिए होंगे, जैसे कि गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम आपने भर दिए होंगे, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी का काफ़ी बाकी है, और भी आप जो बैंक का एग्जाम भर रखे हो तो उसका भी एग्जाम बाकी है। तो वो पहले क्या होगा, वो आपका पहले एग्जाम होगा, ठीक है। ये अभी 2020 के अंदर लागू नहीं होगा, 2021 के अंदर लागू होगा। तो यहाँ पर देखिए शुरू होगा 2021 के अंदर, 2021 के अंदर होगा ये एग्जाम, सीईटी का एग्जाम। तो यहाँ पर आप देखिए ये एग्जाम 2 बार होगा, यानी कि 2 बार होगा, यानी कि 6 महीने के अंदर, यानी कि साल के अंदर 12 महीने होते हैं, साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो इसमें 6 महीने के अनुसार आपके एग्जाम होंगे। तो 2 बार साल के अंदर 2 बार एग्जाम होंगे। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और ऑनलाइन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये आप यहाँ पर जो भी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा एग्जाम, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर होगा, तो एक जो भी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह होगी, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आपका एग्जाम कहाँ पर होना है, वो गवर्नमेंट आपको बताएगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ABCD यानी कि ABC और D होता है ना ऑब्जेक्टिव। तो वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक, जो कि रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश का भी पूछ सकते हैं, क्या पता। अभी इसकी जो सिलेबस है वो अभी आया नहीं है, वो सिलेबस मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा इसका सिलेबस है सीईटी का एग्जाम का सिलेबस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्कोर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कोर किस तरीके से डिसाइड होगा। अगर आपका जो एग्जाम है, मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम है आपका, ठीक है, और आप लेके आते हैं मान लीजिए 70 नंबर लेके आते हैं, ठीक है। तो 70 नंबर लेके आ रहे हैं यहाँ पर आपने, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपने 70 नंबर लेके आए हैं, तो 70 नंबर में देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एसएससी हो गया, आरआरबी और आईबीपीएस, ठीक है। ये 3 एग्जाम इस सीईटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि ये करवाएगी नेशनल रिक्रूटमेंट एग्जाम, यानी कि इसका एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, आईबीपीएस हो गया। तो अब देखिए आप जाना चाहते हो किसी एग्जाम के अंदर, जैसे कि आप बैंक के अंदर जाना चाहते हो, तो यह है कि एसएससी का कट ऑफ अलग होगी, और आरआरबी की कट ऑफ अलग होगी, और आईबीपीएस की कट ऑफ अलग होगी। तो अब देखिए किस तरीके से आपको इसके अंदर जाने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास एसएससी के अंदर 60 नंबर है, और मान लीजिए आपका 80 नंबर, ठीक है, और आईबीपीएस में मान लीजिए आपकी 85 मान लीजिए, ठीक है, एक बार ये हम मान रहे हैं। तो अब देखिए कि आपके पास आए हुए हैं 70 नंबर आए हुए हैं, आपका जो नंबर आया है 100 में से 70 नंबर आया है, तो आप क्या दे सकते हैं कि अब आप एसएससी वाला बोलेगा कि भाई आपके 70 नंबर आ चुके हैं, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं यहाँ पर। लेकिन
यहाँ पर आप आरआरबी का देने के लिए जाओगे तो आरआरबी का लिए आपको 80 नंबर लेके आना होगा, यानी कि 10 नंबर और ऐड करना होगा आपको, ठीक है, तब जा करके आप आरआरबी का एग्ज़ाम दे पाओगे। अगर आपको बैंक की जॉब लेनी है तो बैंक की जॉब लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 85 नंबर लेके आना होगा, ठीक है, 85 या 85 से ऊपर नंबर लेके आना होगा। तो IBPS बोलेगी भाई आपको 85 नंबर लेके आना होगा, तब जा करके आप इसका एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है, तो तब जा करके आप इसका एग्ज़ाम दे पाओगे। अब देखिए यहाँ पर आप क्या होता है कि अगर आपका मान लीजिए 100 में से अब आ गए आपके पास 90 नंबर आ गए, ठीक है, तो इसकी कट ऑफ कितनी मान लीजिए 60 है, इसकी 80 है और इसकी 85। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप SSC का भी एग्ज़ाम दे पाओगे, RRB का भी एग्ज़ाम दे पाओगे और IBPS यानी कि बैंक का भी एग्ज़ाम दे पाओगे। तो यहाँ पर आपके पास तीनों अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो आप आसानी से इस तीनों का एग्ज़ाम दे पाओगे यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर आपने जो कि आपका मान लीजिए आपको किसी CET का एग्ज़ाम दिया है आपने और उसमें आपने सबसे जो ज़्यादा नंबर पाया है, जितना भी एग्ज़ाम दिया है, साल में 2 बार एग्ज़ाम दिया है, तो जिसमें पहले में आपका आ गया है 60 नंबर आ गया या मान लीजिए 70 नंबर आ गया, और फिर आपने दूसरी बार आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आपके आ गए 90 नंबर, ठीक है, 100 में से 90 नंबर आ गए हैं। तो वो यहाँ पर आप ये है कि जो कि सबसे ज़्यादा वाला नंबर है वही कैलकुलेट होगा, तो वो उसी साल से, यानी कि आपने सेकंड टायर में दिया है ना, यानी कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा, तो उस दूसरे बार में आपने 90 नंबर लेके आया है तो आपका जो काउंट होगा वो 90 नंबर ही काउंट होगा। और इसी साल से यहाँ पर हमने लिखा है वैलिड यानी कि 3 ईयर से वैलिड हो गया, यानी कि अब यहाँ से आपका जो साल है काउंट होगा 3 साल तक। ये नंबर आपके जो 90 नंबर है वो 90 नंबर काउंट हो गए 3 साल के लिए। अब यहाँ पर आप चांस यानी कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए, यानी कि CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को आप कितनी बार दे सकते हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम होती है उसकी एज लिमिट होती है, एक ना एक एज लिमिट होती है। SSC की एज लिमिट अलग होती है, RRB की एज लिमिट अलग होती है, बैंक के एज लिमिट अलग होती है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि यानी कि जनरल कैटेगरी के एज लिमिट के अनुसार भी अलग होती है। SSC के अंदर जनरल वालों के लिए अलग एज लिमिट होती है, यानी कि OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, ठीक है, अदर वे के लिए एज लिमिट अलग होती है। तो उसके अनुसार अभी गाइडलाइन आई नहीं है, वो आपको मैं बता दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में जब भी गवर्नमेंट के थ्रू आएगी तो वो मैं आपको पूरी जानकारी आपको उस एक नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी जानकारी बता दूंगा, उसमें सिलेबस भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम होगा सेंटर कहाँ पर होगा, सेंटर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। तो पहले तो क्या होता था, जैसे कि आप बिहार के रहने वाले हो मान लीजिए, या फिर गुजरात या फिर यूपी के रहने वाले हो, ठीक है, मान लीजिए बिहार के रहने वाले हो आप, तो बिहार के जो पर्सन कई बार क्या होता है कि आपका एग्ज़ाम का जो सेंटर है जैसे कि दिल्ली में आ जाता था या मुंबई में आ जाता था। तो अब क्या होगा, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो आपका जो जहाँ के रहने वाले हो, बिहार के रहने वाले हो, तो बिहार के अंदर आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। या अगर आप यूपी के हो तो यूपी के अंदर और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। गुजरात के हो तो गुजरात के डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट जहाँ के हैं वहीं पर आपका एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो पैसे हैं और आने जाने की जो परेशानी है वो कम हो जाएगी, और आपके जो पैसे हैं वो भी बचेंगे और आपका समय भी आपका बचेगा। तो जिससे कि आप आसानी से उस समय को और अपनी तैयारी के अंदर और अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं लैंग्वेज। अब लैंग्वेज पहले क्या था, 2 लैंग्वेज थी, या ठीक है, तो इंग्लिश में हो गया या हिंदी में हो गया, ठीक है, 2 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होता था, ठीक है। अब क्या है कि सरकार ने कह दिया है कि 12 लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो जिसको जैसी लैंग्वेज आती है वो आप उसके अनुसार, जो सरकार बोलेगी भाई आप इस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 12 लैंग्वेज में आपकी एग्ज़ाम हो पाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ CET, यानी कि 10th क्लास, 12th क्लास और ग्रेजुएट। अगर आपने 10th क्लास ये कर रखा है या 12th क्लास कर रखा है या ग्रेजुएट कर रखा है, तब आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर SSC हो गया और RRB हो गया और IBPS यानी कि बैंक हो गया। तो ये तीनों क्या है कि 10th क्लास का लेवल का एग्ज़ाम निकालती है, 12th क्लास का लेवल का एग्ज़ाम निकालती है और ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम निकालती है। तो देखिए अगर आपने 10th क्लास कर रखा है तो 10th क्लास के लिए आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप
एसएससी निकाल रखी है, 10 क्लास का एग्ज़ाम निकाल रखी है अभी, ठीक है, 10 क्लास का एग्ज़ाम निकाल रखी है, तब आपको क्या करना है कि आपकी जो एज लिमिट होती है, पहले क्या होता था, एज लिमिट होती थी ना आपकी, अगर आप यानी कि जैसे कि आप मान लीजिए कि 24 ईयर के हैं तो आप इससे नीचे के हैं तब आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपने 24 आपकी एज है तब भी आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट जो कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि जो 10 क्लास का लेवल का एग्ज़ाम निकालती है, तो आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आपने सीईटी को क्लियर यानी कि पास आउट कर रखा है तो आप आसानी से 10 क्लास का लेवल का एग्ज़ाम एसएससी का, आरआरबी का और बैंक का आप आसानी से दे सकते हैं। अगर आपने 10 क्लास यानी कि 12 क्लास कर रखा है तो इसकी भी एक क्राइटेरिया होती है, एज लिमिट की क्राइटेरिया होती है। तो उस एज लिमिट के अनुसार जो एसएससी निकालती है 12th लेवल का एग्ज़ाम और आरआरबी निकालती है 12th लेवल का एग्ज़ाम और आईबीपीएस निकालती है 12th लेवल का एग्ज़ाम, तो वो आप एग्ज़ाम भर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएट, जिसने जो ग्रेजुएट कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बीएससी कर रखा है, ठीक है, बीकॉम कर रखा है, जो भी ग्रेजुएट कर रखा है, तो उसके लिए क्या है कि जो एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस ग्रेजुएट लेवल के भी एग्ज़ाम निकालती है। जैसे कि एसएससी के बारे में बात करते हैं, एसएससी सीजीएल, देखिए सीजीएल ये एक ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। तो ये एग्ज़ाम आप ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम ये भर सकते हो यानी कि दे सकते हो। अगर आपकी जो कट ऑफ है सीईटी के अंदर आती है, सीईटी है, ठीक है, सीईटी के अंदर जो भी आपकी कट ऑफ आ रखी है, जो भी आपका नंबर आ रखा है, सीईटी बोलेगी भाई आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आपने ग्रेजुएट कर रखा है तो जैसे कि हमने बोला था कि अब जो 90 नंबर आ रखे हैं तब आप ये वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये वाला दे सकते हैं और ये वाला दे सकते हैं। अगर आपकी जो कि 60 नंबर आ रखे हैं तो आप बोला था कि आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बाकी एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। तो उसी अनुसार आपको एग्ज़ाम करवा सकती है एसएससी, ठीक है, और इसी तरह के आरआरबी करवा सकती है और आईबीपीएस करवा सकती है। आपने ग्रेजुएट कर रखा है तो इस तरीके से आप पूरा ये फार्मूला देख सकते हैं, पूरी जानकारी ये दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके जो भी आपके सवाल रहे हैं तो वो सवाल आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो वो नेक्स्ट मैं वीडियो जब भी बनाऊंगा, इसका सिलेबस का वीडियो बनाऊंगा, वो आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, नेक्स्ट आने वाली जो भी सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाल कलर के बटन को आपको क्लिक कर देना है, सब्सक्राइब के लाल कलर के बटन को आपको क्लिक कर देना है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।